हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। अब हम देखने जा रहे हैं, आज फिजिक्स देखेंगे। ठीक है, तो फिजिक्स में हम क्या देख रहे थे? ऊष्मा और ताप, हीट एंड टेम्परेचर देख रहे थे। वो लगभग पूरा हो चुका है वो टॉपिक, थोड़ा बहुत बचा है, उसे मैं कंप्लीट करवा देती हूँ। क्या बचा है उसमें? वाष्पीकरण, वाष्पन और विकिरण को बताना है। इसको बताना है मेरे को, वाष्पन और विकिरण को बताना है। तो वाष्पन से आप हम क्या समझते हैं? ठीक है, मतलब किसी से ऊष्मा लेकर उड़ना, उसी चीज को क्या करना? ठंडा करना, वही क्या कहलाता है? वाष्पन कहलाता है। जैसे कि जब हमको गर्मी लगता है, ठीक है, तो हमारे शरीर से क्या निकलता है? पसीना निकलता है। ठीक है, और जब हम हवा चला देते हैं, पंखा चला देते हैं, तो वो क्या होता है? सूखता है, मतलब वो वाष्प बन के क्या होता है? उड़ता है, और उसके साथ ही हमारे शरीर से ऊष्मा लेके उड़ता है, तो हमें ठंडक महसूस होता है। इसलिए बोलते हैं गर्मी के दिन में क्या है? पसीना निकलना बहुत जरूरी है, वो हमारे शरीर को ठंडा रखता है। ठीक है, तो यही मतलब क्या पूछेगा? वाष्पन का उदाहरण पूछेगा। तो आप क्या बताना कि जब हमारे शरीर से पसीना निकलता है और जब हम फैन के नीचे बैठते हैं तो हमारा पसीना सूखता है, यानी कि जो वाष्प के रूप में उड़ता है वो हमारे शरीर से ऊष्मा ले लेकर उड़ता है, जिससे हमको क्या? ठंडक महसूस होता है। और एक उदाहरण हो सकता है कि जो पेड़ होते हैं वो ठंड के दिनों में अपने पत्ते को क्या करते हैं? गिरा देते हैं, ताकि वाष्पोत्सर्जन ना हो, ताकि उसमें जो उनके पत्ते हैं, पत्तों से वाष्प ना निकले। क्योंकि देखना, ठंड के दिनों में हमारा जो त्वचा रहता है वो भी एकदम रूखा हो जाता है क्योंकि ठंड के दिनों में जो वातावरण है ना, उसमें नमी की कमी होती है। क्या होती है? नमी की कमी होती है, तो हमारे त्वचा से भी हमारे पानी को खींच लेता है, जिससे के लिए हमको क्या लगाना चाहिए पड़ता है? चिपचिपा पदार्थ, जैसे कि बॉडी लोशन हो गया, बोरोप्लस, ये सब हमको लगाना पड़ता है। और क्या है, एक तो पानी गिर नहीं रहा है ठंड के दिन में, वातावरण में नमी की कमी है, तो क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होने लगता है, और पेड़ को जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि ठंड के दिनों में पेड़ अपने पत्ते ही गिरा देते हैं, ताकि वाष्पोत्सर्जन ना हो और उनका जीवन बचा रहे। ठीक, ये हुआ। अब जब हमको ज़्यादा बुखार आ जाता है, हमारा शरीर का तापमान बढ़ने लगता है, तो डॉक्टर क्या कहता है? ठंडे पानी की पट्टी रखो। ठीक, तो क्या करते हैं? वही ठंडी पानी का जब पट्टी रखते हैं, तो वो जो भाप बन के उड़ता है, तो हमारे हमारे शरीर से ऊष्मा लेके उड़ता है, और हमारा जो क्या है? शरीर ठंडा हो जाता है। इसी क्या है, इसी थ्योरम पे काम करके डॉक्टर हमको क्या बोलते हैं? जब तेज बुखार रहता है तो गर्म पानी की पट्टी रखो। कई डॉक्टर तो बोलते हैं कि सीधा नहला ही दो अगर ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है तो। ठीक, ये हुआ। अब गर्म के दिनों में हम लोगों का देसी फ्रिज क्या है? मटका। ठीक, मटके का पानी कितना ठंडा रहता है? क्योंकि उसमें छोटे छोटे छेद होती हैं जो केशिकत्व का काम करता है, और उसी छोटे छोटे छेद से जो जल है वो ऊष्मा लेकर क्या होता है? उड़ता रहता है। क्या होता है? ऊष्मा लेके उड़ता रहता है, और जो मटके का पानी रहता है वो क्या रहता है? ठंडा रहता है। लेकिन कई लोग क्या करते हैं? उसको ऐसे जब धोते हैं तो हाँ, मतलब अंदर हाथ लगा के धो देते हैं। मटके को अंदर हाथ लगा के नहीं धोना चाहिए, जिससे उसका केशिकत्व क्या होता है? बंद हो जाता है, और पानी ठंडा होना बंद हो जाता है। ठीक, ये सब किसके उदाहरण है? वाष्पन और विकिरण के उदाहरण हो गए। ठीक, थर्मोडायनेमिक रूल क्या होता है? जो ऊष्मा को लेकर जो गति होती है उसी को ऊष्मागतिकी कहते हैं। ठीक, और ऊष्मा के जो गति का प्रथम नियम है वो क्या कहता है? जितना ऊष्मा हम देते हैं वो पूरा का पूरा यूज नहीं होता है, मतलब पूरा का पूरा यूज जो जिस कार्य के लिए दिए हैं उस कार्य में नहीं होता। जैसे कि हम सब्जी बनाते हैं, तो क्या पूरा जो गैस जलाते हैं तो पूरा का पूरा यूज क्या, उस सब्जी को क्या कहते हैं? गर्म होने में लगाते हैं क्या? पहले कढ़ाई गर्म होगा। ठीक, तो कढ़ाई होने में जो हमारा 2% तो समझ जाओ जो ऊष्मा है वो क्या हुआ? खत्म हो गया, जब कढ़ाई हम गर्म कर रहे थे। तो वही बोल रहे हैं कि जब हम किसी भी निकाय को जितना ऊष्मा दी जाती है उतना ऊष्मा का प्रयोग नहीं होता है, और पहली बार में सबसे ज्यादा ऊष्मा का क्या होता है? क्षय होता है। पूरी बनाते हैं तो तेल क्या चढ़ाते साथ गर्म हो जाता है? नहीं, उसको पहले गर्म होने में समय लगता है। जब उसको क्या कहा जाए, थोड़ा टेम्परेचर मिल जाता है, फिर वो गर्म होते 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 कम से कम अगर क्या कहते हैं, मीडियम मात्रा में हम तेल लिए हैं तो 10 से 12 मिनट में तेल गर्म होता है, फुल फ्लेम में अगर रखोगे तो। ठीक, ये हुआ ऊष्मा गति का प्रवाह। ऊष्मा गति का प्रवाह मैंने उसमें पहले ही बताया है कि तपांतर मतलब वही क्या है? जो गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर बहती है।
ठीक, ऊष्मा। और जब तक, कब तक बहती है, जब तक दोनों का तापमान बराबर ना हो जाए तब तक उस तरफ बहते रहती है। ठीक, ऊष्मा गति का शून्य नियम, यदि किसी ऊष्मा गति का शून्य नियम क्या कहता है, यदि किसी वस्तु का तापमान ए है और वो जो ए, यदि किसी वस्तु का तापमान ए के बराबर है और ए का तापमान किसके बराबर है, बी के तापमान सी के बराबर है, तो सी का जो तापमान है वो ए के बराबर होगा। ये ऊष्मागतिकी का शून्य नियम है। ठीक, यदि कोई प्रक्रम है जिसे हम ऊष्मा दे रहे हैं और उसमें ऊष्मा सोखने का समय नहीं बता रहा है तो उसको रुद्धोष्म प्रक्रम कहते हैं। ठीक, इंजन दो प्रकार के होते हैं, एक बाह्य दहन इंजन, एक अंतर्दहन इंजन। हो गया बस, ये ऊष्मागतिकी टॉपिक क्या हो गया आपका, हो गया खत्म। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं जो किरणें होती हैं, जो तरंगे होती हैं, उसके बारे में हम अब आज देखेंगे। ठीक, तो फिर स्टार्ट करते हैं। क्या देख रहे हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक, विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में हम देखेंगे। तो इसमें इसको याद करने के लिए एक फार्मूला है, गाय अवीजू इंफ्रामारे। गाय अवीजू इंफ्रामारे, ये क्या है, हमें इसको याद करने के लिए ट्रिक बनाए हैं। गा से क्या होगा, गामा, ए से क्या होगा, एक्स रे। ठीक है, यह गामा, यह एक्सरे, ये होगा अल्ट्रावायलेट या यूवी रेज, या इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, पैराबैंगनी। लेकिन आपको अगर ट्रिक से याद करना है तो पहले बोलना अल्ट्रावायलेट के बाद बोलना यूवी रेज के बाद बोलना पैराबैंगनी। तीनों नाम याद रहना चाहिए। ठीक, विजु से याद हो जाएगा विजुअल, क्या हो जाएगा, विजुअल यानी कि दृश्य किरणें। इंफ्रा से याद रहेगा इंफ्रारेड, क्या रहेगा ये, इंफ्रारेड। ये मां से याद रहेगा माइक्रोवेव। ठीक, क्या रहेगा ये, माइक्रोवेव। और ये रे से रहेगा रेडियो, क्या रहेगा, रेडियो। ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। ठीक है, गा से गामा, ए से एक्सरे, आ से अल्ट्रावायलेट, यूवी या पैराबैंगनी और विजुअल, इसको हिंदी में कहेंगे दृश्य प्रकार। इंफ्रारेड को कहते हैं हिंदी में अवरक्त किरणें। ये माइक्रोवेव, सूक्ष्म तरंगे, रेडियो, रे से रेडियो। गाय अवीजू इंफ्रामारे, तो फिर आप इसको 2-3 बार अगर पढ़ लोगे तो आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं तरंग। तरंग कितने प्रकार के होते हैं, तो तरंग होते हैं 2 प्रकार के। एक तो होता है विद्युत चुंबकीय तरंग, और एक क्या होता है, एक होता है यांत्रिकी तरंग। क्या होता है, एक होता है यांत्रिक तरंग। ठीक, तो यांत्रिक तरंग को फिर से 2 भागों में बांटा गया है। क्या, अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग। क्या है, अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ। ठीक, ये 2 तरंगों के रूप में क्या किया गया है, बांटा गया है। तरंग के 2
तरंगों को पहले दो भागों में बांटा गया। किसमें? विद्युत चुंबकीय तरंगे और यांत्रिक तरंगे। फिर यांत्रिक तरंग के अंतर्गत दो प्रकार हैं, अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग। ठीक, और ये क्या है, जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं उसको याद करने का एक ट्रिक है, गायब इंफ्रामारे। ठीक, अब हम क्या करेंगे, सभी तरंगों को डिटेल में देखेंगे। ठीक, देखो पहले हम विद्युत चुंबकीय तरंग को ही देख लेते हैं। ठीक, तो विद्युत चुंबकीय जो तरंग होता है उसका जो क्या कहा जाए गति होता है वो प्रकाश के बराबर ही होता है। इसका विद्युत चुंबकीय तरंग का। ठीक, और ये जो विद्युत चुंबकीय तरंग है वो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र से प्रभावित नहीं होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग की खोज किसने की है? मैक्सवेल ने बताया, मतलब मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय तरंग की खोज की है। लेकिन जो विद्युत चुंबकीय तरंग है वो छोटे छोटे पैकेटों के रूप में संचरण करता है। ये किसने बताया? तो ये बताया मैक्स प्लांक ने बताया। विद्युत चुंबकीय जो तरंग है उसको गति के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये निर्वात में और अंतरिक्ष में गमन कर सकता है। और जो विद्युत चुंबकीय तरंग होता है वो ना धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर क्या करता है? तय कर सकता है। ठीक, ये लंबवत गति करता है यानी कि अनुप्रस्थ गति करता है। कैसे गति करता है? अनुप्रस्थ गति करता है, मतलब ऐसे ऐसे। ठीक, ये हो गया। और इसमें जो मैक्स प्लांक ने बताया कि जो विद्युत चुंबकीय तरंग है उसमें ऊर्जा के साथ क्या पाया जाता है? ऊर्जा के साथ संवेग भी पाया जाता है। और एक सूत्र दिया है E = H न्यू। ठीक, तो ये क्या हो गया? ये विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में मैंने आपको एक जानकारी दी है। तो आप पहले इसको हम लिख लेते हैं। पहला क्या बताया मैंने? इसकी गति प्रकाश के बराबर होता है। इसकी गति किसके बराबर होता है? प्रकाश के बराबर होता है। ठीक, ये विद्युत और चुंबकीय, ये विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं होता है। इसकी खोज मैक्सवेल ने किया है। इसकी खोज किसने किया है? मैक्सवेल ने किया है। लेकिन ये पैकेट के रूप में, जो विद्युत चुंबकीय तरंग है वो पैकेट के रूप में संचरण करता है। यह जानकारी मैक्स प्लांक ने दिया। किसने दिया? मैक्स प्लांक ने दिया। ठीक, इसे गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसे गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती
है। ठीक है, इसे गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यह निर्वात और अंतरिक्ष में गति कर सकता है। यह निर्वात और अंतरिक्ष में क्या क्या कर सकता है? गति कर सकता है। ठीक, ये हो गया। और क्या बताना है? हाँ, ये 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर तय करता है। सोचो कितना ज़्यादा स्पीड है इसका। ठीक, बिल्कुल लाइट की गति से। अब 8वें में, यह ना धनात्मक है और ना ही क्या है, ये ऋणात्मक है। ना ये धनात्मक होता है और ना ये ऋणात्मक होता है। ठीक है, यह लंबवत गति करता है। यह लंबवत गति करता है, यानी कि अनुप्रस्थ। ठीक, ये लंबवत गति करता है यानी कि अनुप्रस्थ। 10वां पॉइंट यहाँ पर देखो, मैक्स प्लांक ने बताया कि विद्युत चुंबकीय तरंग के पास विद्युत चुंबकीय तरंग में ऊर्जा के साथ संवेग भी पाया जाता है। संवेग भी पाया जाता है। और सूत्र दिया E = H न्यू। ठीक, तो यहाँ पर E क्या है? E जो है वो ऊर्जा है। H क्या है? प्लांक नियतांक। क्या है ये? प्लांक नियतांक है। क्या है? प्लांक नियतांक है। और न्यू क्या है? आवृत्ति है। न्यू क्या है? आवृत्ति है। ठीक, और जो H है प्लांक नियतांक, उसका मान कितना है? उसका मान है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, उसका मान है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। फिर हम बाकी जो हम गामा है और एक्सरे है, इन सभी किरणों को डिटेल में पढ़ेंगे। गामा हो गया, एक्सरे हो गया, यूवी हो गया, और क्या हो गया, विजुअल हो गया। विजुअल के बाद क्या है? विजुअल के बाद है माइक्रोवेव, उसके बाद है रेडियो गाय अभिजु इंफ्रामारे। ये क्या है? उसका ट्रिक। ये हम सभी को डिटेल में अब देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले किसको देखेंगे? गामा। और ये ना उसी क्रम में जमा है, इस क्रम में जिसकी आवृत्ति क्या है? सबसे ज़्यादा है, जिसकी ऊर्जा सबसे ज़्यादा है, उसको हम सबसे पहले रखे हैं। फिर जिसकी क्या कहा जाए, मतलब आवृत्ति और ऊर्जा का घटते क्रम चल रहा है। सबसे ज़्यादा उसको पहले रखे हैं, उसके बाद है उसको उससे कम, उससे कम, उससे कम, और वही क्रम बोल सकते हैं। हाँ, गामा की जो आवृत्ति होती है, क्या? आवृत्ति अधिक। क्या हो गया? आवृत्ति अधिक। और जिसकी आवृत्ति अधिक होगी उसकी ऊर्जा भी क्या होगी? अधिक। गामा की आवृत्ति अधिक होती है और ऊर्जा अधिक होती है। भेदन
क्षमता अधिक शरीर की अधिक गहराई तक जाता है। शरीर की अधिक गहराई तक जाता है। ठीक, ये हो गया पहला। अब कैंसर के इलाज में इसका प्रयोग करते हैं। कैंसर के इलाज में किसका? गामा किरणों का। और क्या है? अनाज को ये कीड़ों से बचाने का काम करते हैं। अनाजों को कीड़ों से बचाता है। एक मशीन आता है जिसमें से गामा रे निकलती है, गामा किरणें निकलती है। उसको जहाँ अनाज रखा रहता है सब वहाँ उस कीड़े को क्या कहता है? छोड़ा जाता है। तो जहाँ जहाँ कीड़ा रहता है वो मर जाता है, लेकिन उस कमरे में कोई आदमी नहीं रहना चाहिए। ठीक है, नहीं तो वो आदमी ही मर जाएगा। रेडियो एक्टिव पदार्थ में रेडियो एक्टिव पदार्थ से गामा किरणें निकलती है। ठीक, ये क्या होगा? गामा किरणों के बारे में क्या बोले हम? गामा की आवृत्ति अधिक तो ऊर्जा अधिक तो क्या है? उसकी भेदन क्षमता अधिक, शरीर के अधिक गहराई तक जाता है। ये कौन? गामा। ठीक, लेकिन इसकी क्या होती है? इसके ऊर्जा इसका ना जो तरंग दैर्घ्य होता है वो कम रहता है। इसका तरंग दैर्घ्य कम होता है, क्योंकि आवृत्ति अधिक है तो तरंग दैर्घ्य कम होगा, क्योंकि आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है। कैंसर के इलाज में गामा किरणों का प्रयोग करते हैं। अनाजों का जहाँ भंडारण किया जाता है वहाँ गामा किरणों से कीड़ों को मारकर अनाजों की रक्षा की जाती है। रेडियो एक्टिव जो पदार्थ होते हैं उसमें से गामा किरणें निकलती है। अब हम देख लेते हैं एक्सरे किरणें। ठीक है, क्या देखेंगे हम? एक्सरे किरणें। ठीक है, इसकी खोज रोंटगन ने इसने की है। इसकी खोज रोंटगन ने की है। ठीक है, हड्डी, आभूषण, हीरा आदि के क्रेक को एक्सरे से पता लगाते हैं। एक्सरे से पता लगाते हैं। ठीक, एक्सरे एक ही एंगल से होता है। ठीक, और एक्सरे 6 रोंटगन में होता है। एक्सरे 6 रोंटगन में होता है। ठीक, ये क्या हुआ? एक्सरे के बारे में ये जानकारी होगा एक्सरे किरण के बारे में। अब हम देखेंगे कौन सा किरण आएगा। ये हो गया। अब आएगा अल्ट्रा वायलेट। कौन सा किरण आएगा? अल्ट्रा वायलेट।
ठीक, अल्ट्रावायलेट, इसको पराबैंगनी किरण और यूवी किरण भी कहते हैं। ठीक, इससे कैंसर होता है। इससे क्या होता है? कैंसर होता है। मेलानीन और ओजोन इस किरण को क्या करते हैं? रोकते हैं। क्या करते हैं? रोकते हैं। पराबैंगनी किरण का प्रयोग जल के कीटाणु को नष्ट करने में भी किया जाता है। जल के जो कीटाणु को नष्ट करने में भी किया जाता है। ठीक, अल्ट्रावायलेट, पैराबैंगनी, यूवी किरण, तीनों एक ही का इसी का नाम है। क्या करता है? कैसे इस किरणों से क्या होता है? कैंसर होता है। इसको कौन रोकता है? मेलानिन और ओजोन परत रोकता है। जो जल के कीटाणु होते हैं उसको भी कौन नष्ट करने का काम करता है? जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती है। ठीक है, तो ओजोन परत तो आप जानते हैं। ओजोन परत क्या बोल रहे थे कि घटते जा रहा है। किसके कारण से? ये जो फ्रीजर और एसी से जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है वो क्या कर रहा था? ओजोन परत को नष्ट कर जा रहा था, जिससे ये पराबैंगनी किरण बहुत काफ़ी मात्रा में क्या है? पृथ्वी में आने लगी थी, जिससे कैंसर होने लगा था। ठीक है, लेकिन अब ओजोन परत और ओजोन लेयर जो है वो वापस से अपने सही पोजीशन में आ रहा है, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, और जो मेलानिन क्या होता है? मेलानिन हर मनुष्य के शरीर में पाया जाता है। जिसके शरीर में मेलानिन की मात्रा अधिक होती है वो लोग काले होते हैं, और जिनके शरीर में मेलानिन की मात्रा क्या होती है? कम होती है, उन लोग क्या होते हैं? गोरे होते हैं। तो जितने गोरे लोग हो उन लोग जान लो कि आप लोग खतरे के दायरे में हो, कि अगर फिर से कहीं ओजोन परत क्या हुआ? नुकसान हुआ, क्षय हुआ, उसमें क्षति आई, तो फिर से जो पराबैंगनी किरण है वो वापस पृथ्वी में आएगा, और फिर उससे जो गोरे लोग हैं उसको ज़्यादा खतरा रहेगा, क्योंकि उसमें मेलानिन की मात्रा कम होती है। ठीक है, उसके बाद है दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश का कोई खास जानकारी नहीं है, तो हम सीधा देखेंगे किसको? इंफ्रारेड किरणें को देख लेते हैं। किसको? इंफ्रारेड। ठीक है, इसको मिटाते हैं। इंफ्रारेड किरण, ठीक है, इसको हम आंखों से नहीं देख सकते। किसको? इंफ्रारेड किरणों को हम नहीं देख पाते हैं। ठीक, इसकी ऊर्जा क्या होती है? इसकी ऊर्जा कम होती है, इसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, और इसका उपयोग हम अंधेरे में देखने के लिए करते हैं। अंधेरे में देखने के लिए करते हैं, ऊष्मा को देखने के लिए करते हैं, बादल के पार देखने के लिए करते हैं, कोहरे के पार देखने के लिए करते हैं, और जो वायुमंडल जो है वो गर्म होता है, वो इसी इंफ्रारेड के कारण होता है। जो हमारे रिमोट और सीसीटीवी में इसी इंफ्रारेड किरणों का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक, मतलब ऊष्मा को देखने कहने का मतलब एक चश्मा आता है, आप देखोगे हॉलीवुड पिक्चर कई बार दिखाते हैं, उसको ना ऐसे लगाओगे ना तो ऐसे पूरा ऐसे क्या कहते हैं, मानो का ऐसे आकृति है ना, तो ऐसे क्लियर नहीं दिखेगा, ऐसे हल्का सा ना उसमें पीला रोशनी रहेगा और मानो का आकृति बनेगा, स्पष्ट नहीं दिखेगा। इस टाइप से दिखता है। कौन? जो ऊष्मा का, जब हम इंफ्रारेड से हम इस इंफ्रारेड चश्मे से हम किसको देखेंगे? मतलब इंफ्रारेड किरणों से हम किसको देखेंगे? जब ऊष्मा को देखते हैं तो फिर इसको लिखते हैं, जो हमारी जानकारी है हमारे पास। ठीक है, इसे हम देख नहीं सकते, इसे हम देख नहीं सकते। इसकी ऊर्जा कम होती है। इसकी ऊर्जा क्या होती है? इसकी ऊर्जा कम होती है, और तरंगदैर्घ्य लंबा होता है। ठीक, इसका प्रयोग
अंधेरे में देखने के लिए, अंधेरे में देखने के लिए, उष्मा को देखने के लिए, अंधेरे में देखने के लिए, उष्मा को देखने के लिए, बादल के पार देखने के लिए, ठीक, बादल के पार देखने के लिए, कोहरा के पार देखने के लिए, कोहरा के उस पार देखने के लिए, ये हुआ। और क्या करते हैं, सीसीटीवी कैमरा में, सीसीटीवी कैमरा में और टीवी रिमोट में क्या होता है, इंफ्रारेड किरणें होती हैं। अब जो वायुमंडल गर्म होता है ना, जो वायुमंडल गर्म होता है वह इंफ्रारेड के कारण ही होता है, इंफ्रारेड किरणों के कारण ही होता है, ठीक, इंफ्रारेड किरणों के कारण ही होता है। अब हम देखेंगे क्या, माइक्रोवेव। तो माइक्रोवेव जो किरण होता है उसका प्रयोग टावर में किया जाता है, ठीक, स्पीड गन में किया जाता है, इंडक्शन में होता है और ओवन में होता है। इन सब में किसका प्रयोग होता है, माइक्रोवेव। स्पीड गन क्या होता है, तो स्पीड गन में होता है जिसमें से ना लाइट ऐसे लाइट निकलती है और उसको किसी के ऊपर मारोगे ना तो जहाँ पर पड़ेगा ना वहाँ पर का जो शरीर का अंग है ना वो क्या होगा, वहाँ पर जलन पैदा होने लगता है। ये होता है क्या, स्पीड गन। इसको आर्मी वाले यूज करते हैं। अगर जहाँ पर उसका मारे ना वहाँ पर उसका अंग क्या होता है, थोड़ा तेज में जलन होने लगता है, ठीक है। लेकिन वो देखेगा बार बार, अगर उसको पता नहीं हो स्पीड गन के बारे में तो वो सोचेगा कि अरे मेरे को क्या हो रहा है करके, लेकिन जिसको पता है वो जान जाएगा। तो इसमें माइक्रोवेव किरण का ही प्रयोग किया जाता है, किसमें, स्पीड गन में, ठीक। तो अब हम देखते हैं माइक्रोवेव। इसके बारे में देख रहे हैं हम, माइक्रोवेव, ठीक। टावर में इसी का प्रयोग होता है, टावर में इसी का प्रयोग होता है। स्पीड गन में, स्पीड गन में भी माइक्रोवेव का ही, माइक्रोवेव किरणों का ही प्रयोग होगा, ठीक है। और ओवन में, ओवन में जो हम खाना गर्म होते हैं तो जो खाना गर्म होता है वो माइक्रोवेव किरणों के माध्यम से ही होगा, ठीक है। इंडक्शन, क्या, इंडक्शन जो है उसमें भी माइक्रोवेव का ही यूज होता है। ये है माइक्रोवेव का यूज। अब हम देखते हैं रेडियो का। इसका है, इसमें क्या होता है, आवाज में ना सर्वाधिक घड़घड़ाहट होता है, घड़घड़ाहट, आवाज में सर्वाधिक घड़घड़ाहट, तरंग धैर्य लंबा, रेडार में रेडियो तरंग का उपयोग होता है, रेडियो तरंग का क्या होता है, उपयोग होता है। रेडार में किसका उपयोग होता है, रेडियो तरंग का उपयोग होता है। जहाज, जहाज अपना डायरेक्शन, अपना डायरेक्शन ढूंढते हैं,
जब अपने डायरेक्शन ढूंढते हैं दूर तक बात करने में, दूर तक क्या बात करने में, दूर तक बात करने में। और क्या हो गया, सर्वाधिक ऊर्जा क्षय भी होता है इसमें। सर्वाधिक ऊर्जा क्षय, सर्वाधिक ऊर्जा क्षय। ठीक, इधर देखते हैं मौसम की भविष्यवाणी में, मौसम की भविष्यवाणी में किसका प्रयोग करते हैं, तो रेडियो तरंगों की प्रयोग करते हैं। ठीक, क्या क्या होता है रेडियो में, क्या है, आवाज में सर्वाधिक मतलब घड़घड़ाहट रहती है रेडियो तरंगों में। इसका तरंग क्या होता है, बहुत तरंग दैर्घ्य होता है बहुत लंबा। ठीक, इसलिए इसका हम दूर तक बात करने में भी प्रयोग कर सकते हैं। जहाज अपना डायरेक्शन ढूंढते हैं इससे, और मौसम की भविष्यवाणी भी की जा सकती है। सर्वाधिक ऊर्जा का क्षय भी इसी में होता है। रेडार में रेडियो तरंगों का ही उपयोग किया जाता है। ठीक, तो हमने आज क्या देखा, हमने आज सबसे पहले विद्युत चुम्बकीय तरंग देखे। फिर तरंग क्या किया, दो भागों में, दो प्रकार के तरंग होते हैं। एक होता है विद्युत चुम्बकीय तरंग, एक क्या होता है, यांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग फिर दो भागों में बटा है, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। फिर हमने विद्युत चुम्बकीय तरंगों के बारे में डिटेल जानकारी देखा। फिर हमने देखा गामा के बारे में, एक्सरे के बारे में, यूवी रेज, इंफ्रारेड, और उसके बाद माइक्रोवेव और रेडियो। इतने के बारे में हमने आज देख लिया है। और बाकी का जो देखेंगे वो आगे के क्लास में देखेंगे। जैसे कि यांत्रिक तरंगें क्या होती हैं, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ, ये सब आगे क्लास में देखेंगे। ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।